तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है जिसे आप हिंदी ऐच्छिक विषय भी कहते हैं, इसका जो हम लोग अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 कर रहे थे ना बच्चों, उसका ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। ठीक है? अब आप बोलेंगे सर जी सैंपल पेपर नंबर 1 का पार्ट 2 आपने अपलोड नहीं किया था, तो वो मेरे से रह गया था बच्चों। जो आपका एग्जाम होने से पहले जस्ट मैं आपको कवर करवा दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को देख के चले जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेम टू सेम रिपीट होकर के आ सकते हैं। अगर आपको पार्ट 1 का लिंक मतलब पार्ट 1 का वीडियो देखना है तो लिंक इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है? लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये पार्ट 2 का वीडियो रहेगा और लाइक में कोई कमी मत छोड़िएगा, ठीक है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी यानी कि खंड ग के अंदर, जहाँ पर हमसे पाठ्य पुस्तक अंतरा और अंतराल के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका आंसर हमें देना है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके आपको बताना है। ठीक है, तो ये काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है हमें और इसके आधार पर जो हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से है, मैंने देखा एक बूंद, यहीं से हमें पता चल गया ये कहाँ से लिया गया है। तो मैंने देखा एक बूंद से ये जो काव्यांश है वो लिया गया है। सहा जो सो कि उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, उन्मोचन नश्वरता के दाग से। ठीक है, तो इस तरह से ही आपका काव्यांश दिया गया है। ठीक है, अब इसके आधार पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मैंने देखा एक बूंद जैसी लघु कविता को किस भाषा में जो है सो कि हाइकू कहा जाता है। तो इसको जापानी भाषा में कहा जाता है। किस भाषा में कहा जाता है बच्चों? जापानी भाषा में इसको हाइकू कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैंने देखा एक बूंद कविता है। क्या है ये? तो ये जो मैंने देखा एक बूंद कविता है बच्चों, ये दार्शनिक है। क्या है बच्चों? दार्शनिक है कि बूंद का ढलते सूरज की आग से रंग जाना किस भाव को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका ये ग वाला, विराट के सम्मुख लघु की नश्वरता से मुक्ति। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बूंद किसका प्रतीक है? तो जो बूंद है बच्चों वो एक व्यक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आलोक छुआ अपना जैसे कि अपना मन के माध्यम से कवि किस और संकेत कर रहा है। तो कवि जो है बच्चों सौंदर्य और प्रेम से परिपूर्ण क्षण का महत्व यहाँ पर इस और संकेत कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 8वें में कि बनारस कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। जो बनारस कविता है का क्या प्रतिपाद्य है? ठीक है, तो प्रतिपाद्य मतलब उसके बारे में आपको बताना है। तो यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। ठीक है, यानी कि एक पुराने शहर का जो रहस्य है उसके बारे में हमें ये बताती है। बनारस शहर की दार्शनिक व्याख्या कविता करती है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे और यूट्यूब वगैरह पे बनारस कितना फेमस है। ठीक है, तो उसी के बारे में ये है। आस्था, श्रद्धा, जैसे कि विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप बनारस है। ठीक है, और काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस में है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यापति की नायिका पर कोयल और भोर का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। तो कोयल और भोर की आवाज़ से बेचैन होना हमें ये देखने को मिलता है कि वो कोयल और भोर की आवाज़ से बेचैन होते हैं। ठीक है, अगला है विरह में आतुर होना। ठीक है, और आंख कान बंद करना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है हमारी कि और कविता पढ़ते रहने से डैश आम और आवेंगे में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए 11वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो अब हमारा सप्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, सप्रसंग व्याख्या करने में फंस जाते हैं। तो इस चीज़ को
बड़े ध्यान से यहाँ पर समझिए कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करने के लिए थोड़ा-सा आपको नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पर कविताओं की, इस तरह से आपके सिलेबस की, ये चीज़ें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सप्रसंग व्याख्या करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए एक ऊपर दे रखा है मतलब कुछ लाइनें और नीचे कुछ लाइनें दी गई है, ठीक है, कविता की। तो मैंने जो सप्रसंग व्याख्या किया है ये ऊपर वाली जो दे रखी है ना लाइनें, इसकी की है। सप्रसंग व्याख्या करना कैसे है? सिंपल है, स्टार्टिंग की कुछ लाइनें ले लीजिए और एंड की कुछ लाइनें ले लीजिए, ठीक है? और वहाँ से शुरू हो जाइए। तो स्टार्टिंग की लाइनें ले ली है, यह वह विश्वास डैश डैश डैश, फिर लास्ट की है कि इसको भी पंक्ति को दे दो। ऐसे करके मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है? उसके बाद आप संदर्भ लिख देंगे ऊपर, फिर नीचे लिखेंगे कविता। कौन सी कविता है ये? यह दीप अकेला, ठीक है? देखिए कविता की जो लाइनें दी गई हैं, पंक्तियाँ दी गई होती हैं, उसको पढ़ करके आपको समझना होता है कि ये कौन सी कविता है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वही बच्चा अच्छे से कर पाएगा जिसको थोड़ा बहुत भी पता है। नेक्स्ट, कवि कौन है इसके? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगेय जी है। प्रसंग के अंदर आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि दीप व्यक्ति की व्यक्तिगत सत्ता की बात कर रहा है जो पंक्ति की तुलना में एकाकी है, ठीक है? फिर व्याख्या के अंदर पूरा आप व्याख्या यहाँ पर कर देंगे। इस कविता के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, क्या नहीं देखने को मिलता है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे बच्चों, ठीक है? सर व्याख्या करने का कोई ट्रिक बता दीजिए। व्याख्या करने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है? कविता के बारे में आपको जितना भी पता है सारी चीज़ें आपको लिख देनी है व्याख्या के अंदर, ठीक है? व्याख्या मतलब पूरा एक्सप्लेन कर देना है आपको, समझ रहे हैं? यही ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है। जितना भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आपने पढ़ा है उस कविता के बारे में, सारी चीज़ें आप लिख दीजिए व्याख्या के अंदर, ठीक है? और जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उसके लिए तो वेल एंड गुड है हमारा, ठीक है बच्चों? अब काव्यागत विशेषताएँ दी गई हैं जिसमें इस तरह से है, कवि ने व्यक्ति के महत्व को समाज से जोड़कर देखा है, उसकी व्यक्तिगत सत्ता का सामाजिक सत्ता में विलय करने की ओर संकेत किया है, लाक्षणिक शैली है, दीप का प्रतीकात्मक प्रयोग देखने को मिला है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चले तो अब हम लोग आगे 10वें क्वेश्चन के अंदर, ये गद्यांश वाला रहेगा आपका। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं एंड इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम लोग यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है? तो देखिए गद्यांश काव्यांश के जो भी प्रश्न होते हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, बट फिर भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है? ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ओके बच्चों, ओके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन अकेला खेती करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, ठीक है? तो यहाँ पर जो खेती करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था वो किसान था। कौन? किसान था। नेक्स्ट, किसान ने क्या निर्णय किया? तो किसान ने निर्णय किया कि वह खेती करेगा ही नहीं, ठीक है? वो बोला कि भैया मैं खेती नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार किसान ने किसके साथ मिलकर गन्ना बोया? तो इस बार किसान ने हाथी के साथ मिलकर के गन्ना बोया बच्चों। नेक्स्ट, हाथी किसका प्रतीक है? तो हाथी जो है वो ताकत का प्रतीक है। अब हाथी जो होता है एकदम खतरनाक सा होता है, तो वो किसका प्रतीक रहेगा? जाहिर सी बात है ताकत का यहाँ पर प्रतीक वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था? तो लेखक को, ठीक है? अब हम लोग आगे हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। तो 11वां जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो हमारा रहेगा आपकी बुक के ऊपर से, ठीक है? तो देख लीजिए टोटल 13 क्वेश्चन है, यानी कि 11 पे आ ही गए, 11 12 13, उसके बाद हमारा ये सैम्पल पेपर एंड हो जाएगा। जो क्वेश्चन अब मैं करवाने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर कह रहा है हमें क्वेश्चन के अंदर कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए जी, तो यहाँ पर है व्यापार यहाँ भी था। दूसरा, देवदास पाठ के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से रहेगा, व्यापार यहाँ भी था के माध्यम से दूसरा देवदास कहानी में हरिद्वार के पूरे क्षेत्र में अनेक लोगों की व्यापारिक गतिविधियों के विषय में बताया गया है। बाहर तो व्यापार चल ही रहा था लेकिन मंदिर के अंदर भी व्यापार वगैरह चल रहा था, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो इस आधार पर ये कहा जाता है कि व्यापार यहाँ भी था। जब हरिद्वार आप जाएंगे तो वहाँ पर मनसा देवी है, ठीक है? नीचे साइड में भी आपको वो सब मिलेगा, दुकान वगैरह, और ऊपर जब आप चढ़ाई कर लेंगे तो वहाँ पर भी आपको दुकान मिलेगा, ठीक है? तो इसी को बेस बनाकर बोला गया है व्यापार यहाँ भी था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटेज की जीवन जीने की कला से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं? उसके माध्यम से लेखक ने मनुष्य की किन कमजोरियों की ओर संकेत किया है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। तो देखिए विपरीत परिस्थितियों में भी आनंदित रहना, ये हमें देखने को मिलता है। स्वावलंबित यानी इंडिपेंडेंट व संघर्षशील बनना, ठीक है? ये हमें पता चलता है। और अपने
प्राप्य को हर हाल में प्राप्त करना, ठीक है, अपना जो लक्ष्य है उसको हर हाल में प्राप्त करना। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि जलालगढ़ पहुंचने के बाद भी बड़ी बोरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया, इसके उसकी कौन सी विशेषताएं, इससे उसकी कौन सी विशेषताएं जो है वो उद्घाटित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, ये मैंने करवा रखा है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या दी गई है, तो ये भी आप देख सकते हैं इस तरह से आपका, एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है सप्रसंग व्याख्या का। ये भी आपका संवदिया से है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए 13वें के पहले में क्या कह रहा है। 13वें क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने, 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से 2 का आंसर देना होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए आज की सभ्यता के अनुसार हम नदियों को माता नहीं मानते बल्कि उससे उपयोग की वस्तु समझते हैं तथा कई रूपों में उससे दूषित करते हैं। आज की जो सभ्यता है ना वो बोलती है अरे नदी ये माता थोड़ी ना है, इसको यहाँ पर गंदा करो इस तरह से करके, है ना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कैसे हम गंदा करते हैं, कूड़ा कचरा फेंक करके। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नदियों में कूड़ा कचरा फेंकते हैं। अगला, पूजा सामग्री बहा करके। ठीक है, अब देखिए पहले के ज़माने में पूजा सामग्री बहाई जाती थी तो कोई दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि पहले के ज़माने में प्लास्टिक का यूज़ ना के बराबर होता था। ठीक है, पहले के ज़माने में पूजा सामग्री का क्या होता था, फूल पत्ते बेलपत्र ये सब पूजा सामग्री हुआ करती थी ज़्यादातर। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो डिस्पोज हो सकती है, लेकिन आज के टाइम पे मोस्टली चीज़ें इन जैसे कि प्लास्टिक में बदल गई है। जैसे एक अगरबत्ती भी हम खरीद करके लाते हैं तो उसमें भी हमें प्लास्टिक मिलता है। ठीक है, और वो मतलब अगरबत्ती के साथ हमने प्लास्टिक लाया तो अगरबत्ती का गत्ता हो गया और वो प्लास्टिक हो गया, वो एक साथ हम लोग निर्माल में रख देंगे, यानी जहाँ हम लोग पूजा करते हैं उसके साइड में जो पूजा वाला कूड़ा होता है, ठीक है, कूड़ा नहीं कहते हैं उसको, निर्माल कहते हैं, वहाँ रख देंगे और उसको नदी में विसर्जन करके आएंगे। तो वो जो उसके साथ गत्ता आया है वो तो गल जाएगा और पानी में मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ जो प्लास्टिक आया है वो नहीं गलेगा। और ऐसे ही आप धूप अगरबत्ती लेकर के आइए, धूप वगैरह जो होता है और भी पूजा की भिन्न भिन्न सामग्री लेकर के आइए, तो प्लास्टिक आपको हर जगह मिलेगा। इसलिए देखते होंगे आप कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कूड़ा फेंकते हैं आज के टाइम पे, पूजा सामग्री जो होता है वो निर्माल, तो लोग मना करते हैं कि नहीं फेंकना है। ठीक है सर, ये पॉकी का मीनिंग क्या होता है? पॉकी का मीनिंग क्या होता है आप गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कल कारखानों का रासायनिक पदार्थ, आप देखते होंगे फैक्ट्री वगैरह से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेस्ट वगैरह जो होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी नदियों को गंदा कर रही है। नदियों का निरंतर रख रखाव ना करना। ठीक है, आप देखते होंगे नदियों का निरंतर रख रखाव भी कई बार नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, सांपों के बारे में विस्कोर की माटी पाठ में क्या बताया गया है। तो पाठ में बताया गया है कि घास पास से भरे मेड़ों पर, मैदानों पर, तालाबों के भीटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते हैं। सांप से डर लगता है। ठीक है, दोड़हा और जैसे कि मज गिदवा विषहीन होते हैं। दोड़हा को मारा नहीं जाता, उसे सांपों में वामन जाति का मानते हैं। धामिन भी विषहीन है लेकिन लंबी होती है। सबसे खतरनाक गेहूंअन होता है, जाहिर सी बात है, ये हमारे गांव में भी बहुत फेमस है, जिसे गांव में पेटारा कहते हैं। पटिया के 2 मुंह होते हैं। आम पीपल केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो इस तरह से सांपों के बारे में विस्कोर की माटी पाठ में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास प्रतिशोध की अपेक्षा क्षमा में विश्वास रखता था। इस कथन के आलोक में सूरदास कहानी में निहित जीवन मूल्यों की समीक्षा कीजिए। तो देखिए सूरदास धैर्यशील था, झोपड़ी जलने पर भी किसी पर आरोप नहीं लगाया उसने। पुनर्निर्माण में विश्वास रखता था। मिठुआ के पूछे जाने पर कई 100 बार झोपड़ी बनाने की बात सहज जैसे कि मैं कह देना कि भैया हम तो दोबारा बना लेंगे। प्रतिशोध की भावना से दूर रहता था, जान करके भी कि किसी पर झोपड़ी का जलाने का दोष न ठहराया उसने। ठीक है, वो बदला उदला नहीं लेना चाहता था, कर्मशील बंदा था वो। ठीक है, दुख मनाने की अपेक्षा पुनर्निर्माण की सोच रखता था वो कि भैया दुख हो क्या मनाना, दोबारा बना लेंगे, है